आज की हमारी इस चैप्टर का नाम है स्वराज की नींव। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले के मीरनपुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये उनके बारे में उनकी जीवनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए। ठीक है, 1974 से ये दिल्ली में बस गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, फिर है आगे उपन्यास है संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह है नव प्रभात। ठीक है, कहानी संग्रह है नव प्रभात। फिर उसके बाद में डॉक्टर, ये क्या है, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, ये प्रकाश परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, ये के संस्मरण है, संस्मरण और रेखाचित्र। ठीक है, फिर आगे आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र की जीवनी के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, फिर आगे है विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। ठीक है, बाद में उन्होंने दिल्ली आकाशवाणी में उन्होंने काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। फिर वो उन्होंने लिखना ही शुरू किया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता है तथा भाषा, उनकी काव्यों की और इस ग्रंथ की भाषा कैसी है, सरल और सहज है। अब ये जो नीचे पाठ है एकांकी, तो इसमें क्या है, प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव, ये इसका नाम है। इसमें जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जो उसमें लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब स्वराज की अब इसमें ये है कि महारानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी और उन्होंने स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महारानी लक्ष्मीबाई ने भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना बलिदान, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्त्रियों का भी देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भाग है, स्थान है। ठीक है, प्रस्तुत के एकांकी में पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिसके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। भले ही वे नींव की पत्थर बन गई, भले ही उनके बलिदान देने से देश आज़ाद नहीं हो पाया, किंतु उन्होंने नींव का पत्थर बनकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब आगे ये जो है एकांकी, ये पात्र है, ये एकांकी, इसमें लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेना नायक, लक्ष्मीबाई हैं, मुंदर और जूही उनकी सखियां हैं, फिर तात्या और रघुनाथ राव और ये सब उनके सेनापति हैं। ठीक है, सेना नायक है। अब आगे ये जो नाटक है, अगर इसमें 2-3 बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो इसमें हर एक बच्चे को एक एक इसमें कैरेक्टर दे दिया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से इसको बोलते हैं, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज इसको खुद ही पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, मेरे देखते लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, लक्ष्मीबाई अपनी सहेली से बोलती हैं, जूही मेरे देखते देखते ये क्या हो गया, कैंप। ठीक है, क्या हो गया, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। वे युद्ध करती हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, फिर भी क्या है, जब भी उनको लगता है कि हमें सफलता हासिल हुई है, लेकिन फिर से लगता है कि अरे असफलता के हम नज़दीक हैं।
स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं के से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। ठीक है, जो रघुनाथ राव हैं उनके सेना नायक हैं, तो वो क्या है, वो ऐशो आराम में डूबे हुए थे। ठीक है, तो वो क्या है, जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी अंग्रेज़ों से वापस लेने की सोची, उस समय युद्ध करने की जब वे वो कर रही थी, योजना कर रही थी, तो उस समय क्या था, उनके जो सेना नायक थे सब ऐशो आराम में डूबे हुए थे। ठीक है, लेकिन राव साहब क्या है, रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। मतलब फिर आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठी, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली ही हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। मतलब जब अंग्रेज़ों से उन्होंने अपनी झांसी छुड़ाने की सोची, क्योंकि अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था, तो उन्हें युद्ध करना पड़ा, तो उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ उनकी झांसी हड़प लेंगे। ठीक है, अब आगे है जूही जो उनकी सखी है वो बोलती है, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी। अब लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक विलासप्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। मतलब देश में अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक देश आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही रहेंगे। वह मिल सकता है केवल सेवा। अब रानी ये बोलती हैं कि अगर हमें स्वराज चाहिए तो कैसे मिल सकता है, देश की सेवा से, तपस्या और बलिदान से। ठीक है, अब जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और सफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने में हमें कौन रोक सकता है। मतलब वो जो उनकी सहेली है वो उनको समझाते हुए वो कहती है कि ऐसा तो ठीक है महारानी, परंतु हम प्रयास जरूर करेंगे और नींव के पत्थर तो बन ही सकते हैं, है ना, यह हमारा अधिकार है। अब लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर बोलती हैं, शाबाश मेरी कर्नल। मतलब उन्हें अपनी सखी पर विश्वास है कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मेरे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना अनुशासन नहीं है। हमारी सेना में मतलब तात्या जैसे सेना नायक थे, फिर भी क्या था, उनकी सेना अनुशासनहीन थी, क्योंकि वे भोग विलास में हमेशा डूबे रहते थे और अपने सेना पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, हमारे पास ग्वालियर का किला है, मतलब उनके पास ग्वालियर का किला है जो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों, जानती हो क्यों। अब जूही बोली, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। अब ये मुंदर जो है उनकी दूसरी सखी का नाम है, जो वहाँ पर नर्तकी है, उनके राज्य में नर्तकी है। ठीक है, पर वो महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली है। ठीक है, अब यह कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के सेनापति। इसमें बांदा के सेनापति कौन है, तात्या, और राव साहब जो थे वो रघुनाथ राव साहब जो थे वो सेना नायक थे, परंतु वे अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते थे। वे सेना नायक थे, परंतु उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि रानी को उनसे सहयोग मिले, है ना। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो
उनका पक्ष लोगी? जूही दृढ़ स्वर में बोली। मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन की स्वामी मानते हैं, मतलब वो उनको प्रेम करती थी, इसलिए क्या है वो जो ये बोली मुंदर कि तुम तो उन्हें ही अपना स्वामी मानोगी, ठीक है। परंतु मुंदर बोली, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही बोली, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं को अपना स्वामी मानती हूँ, ठीक है। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मतलब जो सरदार थे, जो राव साहब और ये तात्या, इनको भी मैं ठुकरा सकती हूँ। मैं अपने देश को सर्वोपरि मानती हूँ, उन्होंने ऐसा बोला मुंदर ने। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नचाने के लिए बुलाने को आए तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया। मतलब क्योंकि मुंदर और जूही वहाँ पर नर्तकी, जो मुंदर है वहाँ पर नर्तकी थी। जब राव साहब ने उन्हें नाचने के लिए बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूँगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा काम करने के लिए कहते हैं मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। मतलब वो बोलती है जूही कि हाँ मैं नाचती हूँ, नर्तकी हूँ, परंतु मैं दूसरों के भोग विलास के लिए नहीं नाचूंगी। मैं नाचूंगी तो सिर्फ अपने देश के लिए, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदोशी दूर कर सकते तो बात क्या थी। मुंदर, जूही बोली, अब भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मतलब जूही बोलती है कि आप कहेंगी महारानी तो मैं उनको ठोकर मार दूंगी, मतलब उनको त्याग कर मैं आपके साथ आ जाऊंगी। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ। फिर वो बोली मुंदर कि मैं भी आपके साथ इस युद्ध में तैयार हूँ। भाई साहब चलो, हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देंगे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं करेंगे। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद हराम करेगी। मतलब अब महारानी बोली कि जब अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज जब झांसी पर कब्जा करेंगे तो उनकी ठोकर ही उनको जगा सकती है, हम उन्हें नहीं जगाएंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं। लक्ष्मीबाई बोली, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी खनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर से तोपों की आवाज़ उठती है। आज अब ये 2 पेज मैंने आपको बताए, इसके बाद ये जो आगे का पेज है, आगे का इसका भाग है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। और इसके साथ ही मैं आपको इसका जो आगे एक्सरसाइज दी है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो आपको क्या है, इसके साथ ही आप ये अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर और जिसकी जो भी है ये सब आप अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है ना। और आगे मैं इसका आधा भाग फिर आगे की दूसरी बार की जो भाग है उसमें समझाऊंगी, ठीक है ना। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, तो आप अच्छी तरह से उसको नोटबुक पर लिख लेना। हाँ।